नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो बीते कुछ दिनों से सभी की जुबान पर है, जो कल तक भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 था और दुनिया के अमीरों में उसका दूसरा नंबर था। आज उस कारोबारी के जो शेयर हैं वो लगातार गिर रहे हैं और बाजार में एक तरीके से उसकी कंपनियां एक एक करके धराशायी हो रही हैं, डूब रही हैं। एक तरफ शेयर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे पर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करते हुए विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए, पलटवार किया और आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं, भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो गई हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, इससे उनकी जड़ें हिल गई हैं। तो दूसरी तरफ अडानी के संदर्भ में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, उसे लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के साथ अडानी की नज़दीकियां और उनके रिश्तों को लेकर सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस और विपक्ष की अन्य 17 पार्टियां लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं और वो यही बात कह रही हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, प्रधानमंत्री पाक साफ हैं, तो वो सीधे सीधे इस पर जेपीसी क्यों नहीं करा लेते। विपक्षी दलों का आरोप है कि अडानी का जो प्रमोशन हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बीच का जो सफ़र है, वही अडानी की तरक्की का स्वर्णिम काल है, अमृत काल है। इसी बीच अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं, फिर भी पब्लिक सेक्टर यूनिट आंखें बंद करके अडानी पर निवेश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इन कंपनियों को अडानी का घाटा नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर इन्हें अडानी की डूबती नाव क्यों दिखाई नहीं दे रही है? बीते 2 दिनों के अंदर अडानी समूह की 8 कंपनियों के शेयर काफ़ी नीचे चले गए। कल ये खबर आई थी कि 5 कंपनियों के 10 में 5 कंपनियों के शेयर बहुत नीचे आ गए जब कल मार्केट बंद हुआ था। और आज एक फिर खबर आई कि एनडीटीवी समेत, अडानी विल्मर एनडीटीवी समेत 3 कंपनियों के शेयर ऐसा नीचे गिरे कि लगभग 80,000 करोड़ का नुकसान अडानी समूह को हुआ है। अब ये नुकसान कैसा है, क्या है, ये वित्तीय विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। लेकिन इस बीच रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो देश की जीडीपी दिखाई जा रही है, वास्तव में ये वास्तविक स्थिति है नहीं। अब देश की जो जीडीपी है वो केवल 2% पर आकर टिक गई है। और पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जब एक तरीके से उनसे बातचीत की थी, एक इंटरव्यू लिया था रघुराम राजन का, और राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि देश के 3-4 लोग ही क्यों लगातार अमीर होते जा रहे हैं, तब भी कुछ इसी तरीके के संकेत और संदेश रघुराम राजन ने दिए थे। ये मसला बीते 24 जनवरी से चर्चा में आया जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एक तरीके से हंगामा मचा और ये रिपोर्ट आम हुई। इसके बाद गौतम अडानी का साम्राज्य बुरी तरीके से हिल गया है। इसका असर अभी भी अडानी के शेयरों पर लगातार देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भले ही इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर बुरा असर डाला हो, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि, जिसे हम पीएफ कहते हैं, ईपीएफओ, पीएफ का जो भरोसा है वो अडानी ग्रुप पर लगातार कायम है। जो कर्मचारी का जो पैसा है, ये पीएफ में किन लोगों का पैसा होता है? आम आदमी का पैसा होता है, आम कर्मचारी का पैसा हो, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों का पैसा होता है। किसी जो पीएफ में जो पैसा जमा है
वो किसी की बेटी की शादी के सपने हैं, किसी के बेटे की पढ़ाई का सपना है, किसी के छोटे मोटे घर का सपना है, किसी की पेंशन का सपना है, किसी की दवाई का सपना है, किसी की पढ़ाई का सपना है। ऐसे लोगों का पैसा लगा है, कर्मचारियों का पैसा लगा है, कामगारों का पैसा लगा है, मेहनत कशों का पैसा लगा है। और कर्मचारी का जो पैसा है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आंखें बंद करके, आंखें उसकी बंद हैं, ये कहा जा सकता है कि जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने अडानी से अपना हाथ खींच लिया तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐलान कर दिया। हिंदू और तमाम जो बड़े मीडिया संस्थान उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, नवभारत टाइम्स और हिंदू की एक रिपोर्ट आई कि लगातार सितंबर तक भविष्य निधि संगठन ने कह दिया कि हम अडानी समूह में पैसा निवेश करते रहेंगे। हालांकि अभी एक ये भी खबर आई कि जो ब्याज दर में मामूली वृद्धि हुई है, पिछले दफ़ा 8.10% ब्याज था और इसे इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 22-23 के लिए 8.15 कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके की गिरावट, मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर, एक आम आदमी उस व्यक्ति के साथ कतई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पैसा नहीं लगाता जिसे पता हो कि आदमी डूब रहा है। अरे डूब रहा तो छोड़ दीजिए, आप अगर पता है कि अस्थिर है या इस पर कोई जांच चल रही है, कोई बवाल है, कोई झंझट है, कोई अस्थिरता है, कोई खबर आ गई, तो कोई भी इन्वेस्टर कतई किसी ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करता। शेयरों का तो सीधे सीधे फंडा यही है कि शेयर में लोग वहीं पैसा लगाते हैं जहां दिख रहा हो कि पैसा उनका बढ़ेगा, न कि कंपनियां अगर इस अस्थिर हैं, लगातार गिरावट आ रही है, तो ये फिर ईपीएफओ और एलआईसी और स्टेट बैंक जैसे जो पब्लिक सेक्टर के संस्थान हैं वही ऐसा कर सकते हैं। मेरा आज यही सवाल होगा मंथन में कि क्या इनके आंख कान नहीं इन संगठनों के? मैं किसी भी सरकार को दोषी नहीं मानता, मैं किसी नेता को दोषी नहीं मानता। क्या इनके पास कोई आंख कान नहीं है? और ये पैसा क्या इनका है? इनका पुश्तैनी पैसा है क्या? इन्होंने कमा के रखा है क्या? जिन लोगों ने फरमान जारी कर दिया है क्या? ये आम आदमी का पैसा है, मजदूर का पैसा है, नौजवान का पैसा है, कामगार का पैसा है, गरीब गुरबा का पैसा है। और एलआईसी पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन जीवन के साथ ही चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। भविष्य निधि संगठन बार बार इस बात को कह रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है। ईपीएफओ के जो शेयर बाजार में निवेश करता है, यानी कि निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट होने वाली ईपीओ की राशि फिलहाल अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट होती रहेगी, ये ईपीएफओ ने कहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा अडानी ग्रुप की ये दोनों कंपनियां एनएसई निफ्टी में लिस्टेड हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुल कॉर्पस का 15% शेयर बाजार में दोनों इंडेक्स बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी से संबंधित ईटीएफ में डालता रहा है। अब सवाल यही है कि क्या अडानी के शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद ईपीएफओ के निवेश में इस संगठन से जुड़े कर्मचारियों को मिलने वाले पीएफ ब्याज पर कोई असर होगा? ये बड़ा सवाल है। तो बता दें कि इसकी संभावना, मैं इसका सवाल खुद ही दे देता हूं, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट के जिन शेयरों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निवेश कर रहा है उनमें गिरावट के चलते ईटीएफ के रिटर्न पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। दूसरी तरफ एलआईसी का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ से अधिक का निवेश भी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार हाहाकार मचा है, गिरावट है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुल मिलाकर ये मेरा यही सवाल है कि क्या ये तीनों संस्थान जिन पर बहुत भरोसा है भारत के लोगों को, क्या ये आम आदमी का पैसा सुरक्षित कंपनियों में, सुरक्षित हाथों में इन्होंने दे रखा है? और ये क्या अधिकार है इनको कि आप किसी डूबती नाव पर आप वो पैसा लगा दें? बड़ा सवाल यही है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के दल जितने कांग्रेस पार्टी समेत 18 विपक्षी दलों ने ऐलान कर रखा है कि जब तक जेपीसी नहीं अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर, तब तक संसद नहीं चलेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 18 दलों की बैठक हुई और इसमें अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। ये विपक्ष ने तय किया कि अगर जेपीसी नहीं तो संसद नहीं चलेगी। ये बड़ा ऐलान, और इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने
विपक्ष पर हमला किया, कहा ये सब भ्रष्टाचारी हैं, एक हो रहे हैं केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब भी दिया। दोनों को सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कोशिश कर रही है, उनका जो करप्शन है वो करप्शन हाईलाइट करे, और जो भी उनके काले करतूत हैं उसको तो हमारे सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर लीडर्स सभी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनको एक्सपोज किया है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो एक साथ मंच पर आ रहे हैं। उनका यह तंज विपक्षी एकता पर है कि वो जो विपक्ष एक हो रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्य के विस्तार के लोकार्पण शिलान्यास के मौके पर ये बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी उनसे सदन में लगातार जवाब मांग रहे थे। वो सदन से बाहर हो गए। अब 18 विपक्षी दल प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं। और जो बात उन्होंने सदन से बाहर कही वही बात वो कह रहे हैं कि सदन में कह दो कि आपके और अडानी के रिश्ते क्या हैं। ये राजनीति सदन से लेकर सड़क तक चल रही है। लेकिन आज चूंकि लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट है और पीएफ का पैसा भी अडानी ग्रुप में लगा है, चूंकि बहुत सारे लोग हमारे जैसे तमाम पत्रकार, उनकी भी जीवन भर की पूंजी भविष्य इस जो ईपीएफओ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, उसमें जमा होता है। हमारे एक साथी आज कह रहे थे कि वो उनका क्लेम सेटलमेंट भी 2 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई शिकायतें भी आ रही हैं। बड़ी वजह तो नहीं कही कि ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, क्या वो कहीं आर्थिक संकट में तो नहीं? क्यों लोगों को इस तरह के कई मामले भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने दुनिया में शायद ऐसा कोई संगठन देखा नहीं, ऐसा कोई संस्थान देखा नहीं जो डूबते किसी बिजनेसमैन पर अपना पैसा लगाए। आज मंथन में यही सवाल होगा मेरा कि क्या स्टेट बैंक, एलआईसी और ईपीएफओ, क्या इनकी आंख कान नहीं है? ये देख नहीं रहे क्या दुनिया की स्थिति को और अडानी ग्रुप की कंपनियों को? ये बड़ा सवाल होगा। और दूसरा सवाल जो रघुराम राजन ने उठाया है कि जीडीपी क्या वाकई 2% रह गई है? मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनेश जी, बहुत स्वागत। वित्तीय विशेषज्ञ हैं और infirupi.com को चलाते हैं। आर्थिक समझ है आपको और बहुत सारे जो फाइनेंस के दांव पेच भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। महेश चंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बाजार और आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत आपका। और वीरेंद्र सिंह रावत आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। अभी शेयर मार्केट को समझने वाले शेयर गुरु शक्तिरमन जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आज मंथन की शुरुआत महेश चंद जी से करूंगा। महेश जी, ये लगातार खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनी में आज ये हो गया, वो हो गया। कल भी एक खबर आई कि 5 कंपनियों का जो शेयर है बहुत नीचे चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ। आज भी आया कि एनडीटीवी, अडानी, विल्मर समेत तमाम कंपनियों की ऐसी तैसी हो गई, शुद्ध भाषा में ये कहिए। उसके बाद भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसमें यूं कह सकते हैं कि बहुत गरीब गुरबा का पैसा, एक आम आदमी का पैसा, और पैसा नहीं, सपने होते हैं, किसी की बेटी की शादी के सपने,
किसी की दवाई के सपने, किसी की आप समझ सकते हैं उसके जीवन का, पेंशन का सपना। और उस ये इन संगठनों को हो क्या गया है कि ये अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा रहा है जो रोज फ्लक्चुएट कर रही है। महेश जी। जी देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि जो भी चीज फॉर्मुलेटेड है गवर्नमेंट से, अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में जितने भी मार्केट के प्रोसीजर्स में जो भी चेंजेस आए हैं एक्सचेंजेस को लेके, या जितने भी जैसे आपकी एनएससी है, बीएससी है, इनके कुछ रूल्स में, एक्सचेंजेस में कुछ चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस जो हैं वो छोटे निवेशक के हक में हैं। लेकिन इस बात को अलग रखते हुए अगर हम अडानी की इस वक्त बात करें, अगर हम अडानी शेयर्स की बात करें, तो देखिए मार्केट में हम सबको ये मैनिपुलेशंस होती हैं और बड़ी बड़ी चीजों को गिराना और उठाना ये चलता है, ये आम चीज है। लेकिन अगर आप भविष्य निधि योजना की अगर आप बात करें, जहां पे शेयर इनके लगे हुए हैं और जहां पे पैसा लगा हुआ है, तो इसके डूबने के जो चांसेस हैं वो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। मेरी अपनी राय ये है कि इस तरह के उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन जो भी सरकार ने फॉर्मुलेट किया हुआ है वो नहीं बदलेगा, वो बदल नहीं पाएगा। नहीं मतलब क्या क्या अगर मान लीजिए एक फर्ज कर लीजिए, मैं ये नहीं कहता, मेरी शुभकामनाएं हैं गौतम अडानी और उनके साम्राज्य को, लेकिन मान लीजिए अगर फर्ज डूब गया तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, ये डूबेगा नहीं, ये डूब सकता नहीं। अच्छा, ये जहाज इतना बड़ा बना दिया गया है, मैं इसको इस तरह से भी अगर कहूं तो ये डूबेगा तो नहीं। अच्छा, मतलब हिलकोरे लेता रहेगा, हिलकोरे लेता रहेगा और डूबेगा नहीं। आप पूरी तरह मुतमईन हैं? जी, मैं पूरी तरह मुतमईन हूं और मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जिसमें कोई विशेष बड़ा संकट आने वाला है या भविष्य निधि योजनाओं में कुछ बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ जाएगी। जैसे एलआईसी को लेकर खबरें आई, तमाम मुद्दे उठे गए, एलआईसी का पैसा भी है, स्टेट बैंक आंख बंद करके लगाई जा रही है। मतलब आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए आप एक निवेशक हैं महेश जी, क्या कोई निवेशक हिलकोरे लेने वाले जहाज पर क्या पैसा लगाता है क्या? सर, इसमें एक बात सोचने वाली ये है कि ये जहाज हिलकोरे लेने कब लगा? जब पैसा निवेश किया गया तब ये जहाज बड़ा स्टेबल था, हिलकोरे नहीं ले रहा था, है ना। उसके बाद कुछ तब्दीलियां आई जिसकी वजह से जहाज में हिलकोरे आए। तो दुनिया की सारी कंपनियों ने हाथ खींच लिए, तो हम उसको लगाते ही रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। अभी आज ही कल मैं देख रहा था कि ईपीएफओ ने कहा कि मैं सितंबर तक भाई हमारा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत है नहीं इससे। जी जी, मैं वीरेंद्र सिंह रावत के पास जाऊंगा। रावत साहब, इस पूरे मसले को किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, हमने इसीलिए आज किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया है। देखिए, जैसे अभी इन्होंने भी कहा, मुझे भी यही लगता है कि एक्चुअली जो मार्केट है, मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है, उसके बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं, अलग अलग इश्यू है, लेकिन कभी कभी सेंटीमेंट्स अगर उस सेंटीमेंट्स में चेंज होता है, पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है तो शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाता है, या किसी भी कंपनी के शेयर का जो प्राइसिंग होती है, जो ट्रेडिंग होती है, वो बहुत ऊपर चला जाता है। सेंटीमेंट नेगेटिव होते तो एकदम से नीचे जाता है। तो मुझे जितना मैं समझता हूं कि जितना भी जो हमारे इंडिया के जो बड़े फंड्स हैं, ईपीएफओ हो या एलआईसी हो या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जो उनका जो पैसा लगा है, पहले से लगा है, मुझे लगता है कि जब अडानी के ग्रुप की जो रिपोर्ट आई उसके पहले से लगा हुआ है। और अगर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत ही स्टेबल मुझे लगता है जो आउटलुक है। और बाकी जितने भी आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, जितनी भी एजेंसीज है, उसमें भी भारत का जितना भी जो आने वाले समय में जो शॉर्ट टर्म में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए हैं, बहुत ही रोबस्ट है। और जैसे मैंने कहा, सेंटीमेंट्स पे चलता है, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल भी होता, रावत साहब, तो आर्टिफिशियल भी होता। अडानी पे आरोप लग रहा है कि 32 शेल कंपनियों के जरिए वो खेल कर दिया उन्होंने। 20,000 करोड़ रुपया विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ये क्या है, 20,000 करोड़ रुपया कहां से आ गया, किसका है बताओ। शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल होता है, पहले भी शेल कंपनियों में अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी, इस दुनिया में नहीं है वो। तो शेल कंपनियों उतार चढ़ाव का खेल हर्षद मेहता से लेकर अब तक चलता रहा है, और उससे पहले भी रहा होगा। एकदम सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अभी जैसे जो इन्वेस्टमेंट जो इन कंपनियों ने किया पहले से किया है, और इस समय शेयर मार्केट क्योंकि नीचे पे है, उसके शेयर प्राइसेस बहुत वीरेंद्र सिंह रावत जी, कॉमन मैन की तरह आप मुझे बताइए, अगर कि मान लीजिए मैं अपना 2 रुपया वीरेंद्र सिंह रावत की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं। वीरेंद्र सिंह रावत हमारे बड़े नेचुरल एलाई हैं, मैं वर्षों से आपके साथ हूं, लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह रावत झटके में आ जाएंगे तो मैं सहानुभूति तो दूंगा,
फोन पे हाल चाल तो लूंगा, लेकिन अब आगे पैसा नहीं लगाऊंगा। अभी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्योंकि अभी पैसा लग चुका है, अगर इस समय वो विड्रॉ करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं या कैश आउट करते हैं, तो वो नुकसान होगा, क्योंकि अभी शेयर के प्राइसेस नीचे हैं, क्योंकि पहले का इन्वेस्टमेंट है वो। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप इस पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। लेकिन मुझे जैसे लगता है कि अभी क्योंकि अभी अभी की रिपोर्ट आई, और अभी आपने देखा कि उसी कंपनी की एक और रिपोर्ट, यूएस के भी एक बहुत बड़े नाम मैं नहीं लूंगा, उनके खिलाफ भी, उनके भी काफी जो है वैल्यूएशंस नीचे चले गए, उनकी पर्सनल वेल्थ। नहीं, वो तो खुद ही बहुत कलाकार व्यक्ति है। हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट, जो उसका स्वामी है, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति है। मैं उस व्यक्ति की शख्सियत को, मैं कोई उसको बहुत पाकसाफ व्यक्ति नहीं मानता हूँ, ना ही वो है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट धराशायी हो रहा है, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था और जो अपनी पब्लिक सेक्टर की जो संस्थान हैं उनकी फिक्र हो रही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, और एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी जी के पास जाऊंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जीडीपी को लेकर रघुराम राजन जी ने क्यों ऐसा कहा, और जो पब्लिक सेक्टर के संस्थान हैं वो क्या पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आम आदमी का पैसा, हमारा आपका पैसा, किसी के सपने जो भविष्य निधि संगठन में बंद हैं, क्या वो सुरक्षित है? एक और सवाल कि आखिर ये संगठन कहीं ना कहीं तो पैसा लगाते रहे होंगे अब तक, जब से ये ब्याज देते कैसे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं पैसा लगा के उससे मुनाफा कमा के कर्मचारियों को ब्याज देते रहे होंगे। एलआईसी भी इसी तरीके से चलती है, इसी तरीके से ईपीएफओ चलता है। बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके पैसा लेके, जिनका पैसा जो उनके ग्राहक हैं उनको वो ब्याज के रूप में लौटाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं ये वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा और जो ईपीएफओ जैसे संस्थान हैं ये करते ही हैं। सवाल बार बार अडानी को लेकर उठ रहा है और उनको लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी साहब के पास जाऊंगा, देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर त्यागी जी, वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो मेरा आज मैंने मंथन में यही प्रश्न रखा है और अपने आप से भी मैं यही प्रश्न कर रहा था कि जो पीएफ है, आम आदमी का पैसा ईपीएफओ में होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सामान्य से लोग होते हैं, कारखानों में मजदूरी करते हैं, बड़े बड़े, मतलब नटसेल में ये कहा जाए कि सपने, पीएफ नहीं वो सपने होते हैं लोगों के, उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बैंक और बीमा लगातार कंपनियां अडानी की जो औंधे मुगिर रही हैं, रोज़ कोई न कोई खबर आ रही है, उसको लेकर इस तरह की चीज़ें, परिस्थितियां बन रही हैं। दूसरा, रघुराम राजन साहब ने कहा कि वास्तव में जो जीडीपी है वो 2% ही है। इन दोनों मसलों पर आप क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर त्यागी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, आ रही आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, जो आपने दो पक्षों पे पूछा है सवाल, एक तो अडानी के शेयर और जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान है ईपीएफओ, स्टेट बैंक एंड एलआईसी जी, हमारे साथियों ने बताया है। इसमें एक और चीज है कि जो ईपीएफओ है, 2015 में उन्होंने एक निर्णय लिया था कि हम अपने जो हमारा कॉर्पस फंड है उसका 15% हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लेंगे जी, जो निफ्टी और बीएसई से संबंधित है, और उसमें अडानी के 2 शेयर है। तो एक बात तो यह है कि ईपीएफ को उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है अडानी शेयर्स में कि जो लोगों का, कर्मचारियों का पैसा है वो असुरक्षित हो जाए। ठीक बात। हाँ, उनका कुछ रिटर्न कम हो सकता है। इसी प्रकार एलआईसी का जो कुल इन्वेस्टमेंट है, जो आंकड़े आए हैं, उसका भी 1% से कम अडानी शेयर्स में जी। और दूसरी बात आपने कही चर्चा में कि क्यों ये संस्थान अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तो पहले से इन्वेस्टमेंट है। ईपीएफ में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, वही ये निर्णय ले सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें या इन्वेस्टमेंट उसको विड्रॉ करें। तो अभी उन्होंने जैसे पहले से पैसा लगा हुआ है, उनका आकलन होगा कि अभी हम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं अगर हमें बदलना होगा। तो अभी तो जो स्थिति देखने से लगता है कि जो कुल फंड है उसका एक्सपोजर बहुत अधिक नहीं है, ऐसे ही एसबीआई का भी है। तो अभी किसी का पैसा डूबने की कोई आशंका नहीं है। ठीक बात। और तो इसलिए हमें इसकी तरफ से तो थोड़ा सा वो रहना चाहिए।
और अभी भी समाचार आ रहा था, मैंने देखा कि सेबी ने भी ये घोषणा की है कि जो नियामक संस्थाएं हैं वो और अधिक सतर्क रहेंगी, और अगर किसी प्रकार का, जैसे आपने शेल कंपनी की बात की है या मॉरिशस रूट की बात है या राउंड ट्रिपिंग है, बहुत सारे वो होते हैं, तो उन पर और अधिक नजर रखी जाएगी। ये मैंने अभी समाचार में सुना। तो इसका एक असर तो यह है कि जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं, बहुत देर बाद जागी है प्रोफेसर त्यागी, बहुत दिनों बाद हमने सेबी को सुना है, अचानक वो नींद टूट गई उसकी, इससे पहले नहीं। अभी कुछ नहीं, अब जब अभी सवाल उठाना शुरू किया विपक्ष के, भाई सेबी नाम की एक चिड़िया होती थी, आप सीबीआई को तोता कहते, विपक्ष चिड़िया कह रहा है, कहाँ है भाई वो? सरकार ने सेबी से कहा भी है कि अडानी जो हुआ है शेयर में, आप जांच करिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेबी भी अपनी जांच करती रहेगी और अपने भी 2 जज अपॉइंट कर दिए हैं। तो निश्चय ही अगर उसमें कुछ घपला हुआ होगा तो वो तो उसके खिलाफ एक्शन होगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसको रफा दफा नहीं कर पाए, ये बात है। लेकिन हमें उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है। दूसरी बात, आपने रघुराम राजन साहब को लिया, वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ रेट को 2% नहीं बताया है। असल में पिछले दिनों जो है सरकार ने कुछ जीडीपी से संबंधित आंकड़े जारी किए थे, और उसमें ये आया कि जो क्वार्टरली हमारे आंकड़े होते हैं कि तीसरे क्वार्टर में, जो हमारा ये 22-23 चल रहा है, अब तो चौथा क्वार्टर समाप्त होने को है, तीसरे क्वार्टर में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आई, यानी पिछले साल के क्वार्टर के अपेक्षा वो 4.4% आई, और पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में ग्रोथ रेट इससे अधिक थी। तो उन्होंने कहा ये सीक्वेंशियली डिक्लाइन कर रही है। तो मुझे ऐसी आशंका है कि कहीं हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब तो नहीं पहुंच रहे। वो क्या है सर, वो क्या है, वो जिस रेट की आप बात कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, 1980 के दशक में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर राजकृष्ण साहब, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और मोटे तौर पे ये निष्कर्ष निकाला कि हम तमाम जो वर्ष दर वर्ष फ्लक्चुएशंस होते हैं जीडीपी में, अगर उसको अलग रख दे तो 1950 से 1980 के मध्य जो 30 वर्ष की अवधि है, समय अवधि है, उसमें प्रतिवर्ष जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही हमारी, वो लगभग 3.5%, ये उन्होंने कहा था, 3.5 और 4% के बीच में रही। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से स्थिर रही, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो सरकार की हमारी नीतियां थी उस वक्त की सरकारों की, ठीक बात, अलग सरकार आई, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है तो इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। अब किस आशय से कहा, इसमें मत अलग हो सकते हैं, कुछ लोग इस पे जीडीपी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल उठते रहे, तमाम अर्थशास्त्री सवाल उठाते रहे जीडीपी को लेकर कि जीडीपी में घपला है। वस्तु स्थिति जो जीडीपी की है वो वैसी है नहीं हकीकत में। ऐसा बहुत सारे विपक्षी दल और बहुत सारे अर्थशास्त्री अलग अलग तरीके से इसमें मत भिन्नता उनकी रही है। एक ब्रेक और ले रहा हूँ। लगभग आधे घंटे की चर्चा के दौरान ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी ने इस बात को बहुत मजबूती के साथ में कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक स्थिति में है, और जो पब्लिक सेक्टर के संस्थान हैं, चाहे आप बैंकों को ले लीजिए, बीमा को ले लीजिए, LIC को ले लीजिए, या फिर EPFO, इनका उतना पैसा लगा नहीं है जितना ज़्यादा हल्ला और बवाल विपक्ष के लोग मचा रहे हैं। वास्तव में इनका पैसा कहीं ऐसा नहीं कि डूब रहा हो, और डूबने की स्थिति में नहीं है, ये बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसी बीच देश के जाने माने संपादक, आर्थिक पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। मैं अब सीधे अविनेश कुमार जी के पास जाऊंगा, वित्तीय विशेषज्ञ हैं और infirupee.com के को हेड करते हैं आप। अविनेश जी, वर्तमान परिस्थितियों में आपने 3 एक्सपर्ट्स को सुना कि अपनी अपनी राय है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं है, बेवजह हल्ला मचा है, और जीडीपी को लेकर प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है। उस रघुराम राजन जी के बयान को अलग अलग तरीके से लोग उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक हवाला दिया 1980 के बीच, वो जो एक खास टर्म उन्होंने यूज किया, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या स्थिति परिस्थिति है देश की, और आम आदमी क्या माने? दुर्गेंद्र जी, मैं आपके दोनों पॉइंट्स को पिक करता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने ये टॉपिक चुना, और अच्छी बात ये है कि आपने इसको नॉन पॉलिटिकल रखा, तो सब
टेक्निकल्स एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से जो भी राय दे रहे हैं वहां से हम बात को पकड़ते हैं। पहले आपने कहा कि एक लेमैन भाषा में बताओ ईपीएफओ वाली बात, जो कि बाकी विशेषज्ञों ने अपनी पॉइंट बताई, बट जो अभी जस्ट पहले सर ने प्रोफेसर साहब ने जो बताया वो बड़ा ट्रू पिक्चर है। तो पिक्चर क्या है, जो ईपीएफओ होता है, या इससे और पहले ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स क्या होता है। और जो निवेश आप बात कर रहे हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एलआईसी, ये बड़े निवेशक जो होते हैं, बहुत बड़े एफआईआईज भी जो होते हैं, ये हमारे देश में आके शेयर नहीं खरीदते हैं, या ईपीएफओ जाके आज नहीं बोलता कि मुझे अदानी का 4 शेयर दे दो और रिलायंस के 5 शेयर दे दो। वो इंडेक्स खरीदते हैं, और इंडेक्स उनको खरीदना ही है। 1.49% है निफ्टी में वजन अदानी की, तो वो अदानी को अलग नहीं निकाल सकते। उनको निफ्टी खरीदना है क्योंकि उनके पास पैसा है और उनकी बजट और उनका रेगुलेशन उनको अलाउ करता है। तो एक तरफ मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं आपको एज ए लेमैन कि अगर आप पूछ रहे हैं क्या मेरा पैसा सुरक्षित है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर निफ्टी के 50 शेयर से आप वंचित रह जाएंगे सिर्फ एक शेयर के चलते, तो वो भी गलत है। तो आपको तो अपने ईपीएफओ में रिटर्न्स चाहिए, और रिटर्न्स केवल फिक्स डिपॉजिट लगा के तो ईपीएफओ दे नहीं सकती। उसे इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार का एक्सपोजर लेना है जी, जो कि इसके दायरे में लेना है। तो अगर हम ईपीएफओ को इस वक्त कहें तो वो एक स्केपगोट प्रॉब्लम में है। हो सकता है इस कमेंट को किसी ने रॉन्गली इंटरप्रेट किया हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अडानी में ही लगाएंगे, उन्होंने कहा भाई मुझे इंडेक्स में लगाना है, मेरा वो कोटा पूरा करना है, उसमें अगर अदानी को हटना है तो वो हट जाए। तो अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर जो इंडेक्स चलाती है उसके आंकड़े और उसके फॉर्मूले में ये आता है कि अदानी एक राइट कंपनी नहीं है, मेरे इंडेक्स में रहने लायक नहीं है, तो वो इंडेक्स से हट जाएगा। और हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली सभी को बेचने पड़ेंगे जिनके जिनके पास भी इंडेक्स एक्सपोजर है। तो एक लेमैन की भाषा में समझे तो ईपीएफओ का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि उनको खरीदना है। चलिए, सेकेंड बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझनी है कि एक्सपोजर कितना है। जो अगेन प्रोफेसर साहब ने कहा कि 0.49% की एक्सपोजर पूरे ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में, आज वो अलग से पहले तो हटा नहीं सकते, और हटाना चाहिए या उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पास करें वो उनकी मंशा नहीं है। तीसरी बात जो सबसे अहम समझना है, हम सब टेक्निकल लोग ज्यादातर यहाँ बैठे हैं, बाजार इक्विटी मार्केट की ये बिहेवियर है, उसको तो परसेप्शन और सेंटिमेंट से बिहेव करना है। अदानी अच्छा है या बुरा ये तय करने वाले हम लोग नहीं है, हम नंबर्स पे काम करते हैं। नंबर्स ये कहता है और कह रहा था कि अल्टीमेटली अदानी ने अपने शेयर के इन्फ्लेटेड प्राइस के अगेंस्ट लोन ले लिया, यानी शेयर को गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, और दूसरी कंपनी बनाने लगे, तीसरी कंपनी बनाने लगे। मामला तब गड़बड़ाया जब लोगों ने उस लोन की सीमा को बहुत बड़ा दिखाया। हिंडनबर्ग जैसे एनालिस्ट ने बोला कि ये बहुत बड़ा है, ये नहीं चुकाया जा सकता, जबकि वो कंपनियां को चुकाने के उनके पास बहुत रास्ते थे, आज भी हैं, और उसकी वैल्यूएशन भी अलाउ करती। आज का अगर आप रिपोर्ट देखें, सिर्फ आज की, तो मैं कोई फेवर नहीं कर रहा, बट एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आज की रिपोर्ट में देखें तो उन्होंने कंप्लीटली लोन प्लेजिंग क्लोज कर दी। आज उनका लास्ट डे था और उन्होंने अंतिम तारीख 31 तारीख दी थी, और आज उन्होंने खत्म कर दिया। तो आज मार्केट में शेयर बाजार भाग गया, अदानी का शेयर 8% भाग गया, 7% भाग गया। तो ये तो परसेप्शन का खेल चलता रहेगा दुर्गेश जी, लेकिन हम लोग को ये पहला कॉन्फिडेंस मैं आपके चैनल से ये जनता को देना चाहता हूं कि ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। शेयरों में कई शेयर ऐसे होते हैं जो कभी गायब हो जाते हैं, कभी चलते चलते गिर जाते हैं। अगर आपकी डाइवर्सिफिकेशन है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन है, तो ये संस्थाएं कोई इतनी बचकानी काम नहीं करती, तो इसलिए डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। अविनेश जी, एक छोटा सा और सवाल, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। ये शेल कंपनी वाली जो बात आ रही है, आप एक एक्सपर्ट के तौर पर इसको कैसे देखते हैं कि भाई सेल कंपनियों के जरिए 20,000 करोड़ रुपया आया, ये किसका है? ये हो सकता है, देखिए मैंने फिर बोला ये फोरम पॉलिटिकल नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये सौभाग्य से दुर्भाग्य से कहिए कोई नेता उठा रहा है, लेकिन सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब तो सेबी को देना है, बहुत सारे लोगों को देना है, एक्सपर्ट भी इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, हर कोई ग्रोथ के पीछे भागता है, और हमने ये देखा है, हमारे भाषा में हम लोग उसको आरओई कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम एक अपने 100 रुपए को 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक शेयर खिलाड़ी के लिए या निवेशक के लिए वो बहुत अच्छा कंपनी माना जाता है कि अरे ये अपने मनी के मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें गलत इस्तेमाल अगर हो रही होगी तो ऑब्वियसली रेगुलेटरी नॉर्म्स में वो गलत मानी जानी चाहिए, और उसका सजा उसको भुगतना चाहिए, और सभी को भुगतना चाहिए। बट फिलहाल अदानी के साथ जो हो रहा था वो यही हुआ,
कि अल्टीमेटली शेयर की वैल्यू बढ़ी, बढ़े हुए वैल्यू के कारण उनको ज्यादा प्लेजिंग वैल्यू मिल गई, प्लेजिंग वैल्यू ज्यादा मिल गई तो उस लोन का इस्तेमाल कर करके उन्होंने एक्सपेंशन फास्ट किया। दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये हुई कि अदानी ग्रीन जो बनाया गया, जो उसमें जो निवेशकों ने पैसा लगाया उसे ईएसजी कहते हैं, यानी कि जो लोग क्लाइमेट कंट्रोल या जो शरियत में बिलीव करते हैं या जो गंदगी वाले क्लाइमेट को गंदा करने वाली कंपनी में नहीं निवेश करते, ऐसे लोगों ने उसमें करोड़ों रुपए डाले एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर। जैसे ये भेद खुला कि नहीं, ये अदानी ग्रीन का पैसा जो है उसकी प्लेजिंग करके इस्तेमाल की जा रही है किसी दूसरी कंपनी में जो कि क्लाइमेट को गंदगी पहुंचा रही है, पोल्यूट कर रही है। तो जब ये सब रिपोर्ट्स आई तो लोगों ने अदानी ग्रीन से पैसा निकालना शुरू कर दिया और वो धड़ के गिरने लगे क्योंकि वहां पे कंप्लायंस इशू आ गई। नहीं, सदाचार तो नहीं है। अगर आपसे मैं कहूं कि मैं धर्मादा के लिए आपसे पैसे लूं धर्मशाला बनवाने के लिए, उसकी जाके मैं दारू पीऊं, तो ये तो मतलब नहीं ना कोई। उसका हर्जाना हुआ, उसका हर्जाना उनके शेयर प्राइस पे हुआ, उनकी वैल्यूएशन पे हुआ। जहां तक बात थी रिटेल इन्वेस्टर की, अगर आप कंपोजिशन देखेंगे अदानी के किसी भी बड़े कंपनीज में, तो रिटेल कंपोजिशन यानी कि आम निवेशक का पैसा जो डायरेक्टली लगा है उसका परसेंटेज भी बहुत ठीक बात है। अवनीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अब मैं सीधे आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, आज मंथन में मैं 2 सवाल लेकर आया था और अभी भी मेरा वो सवाल कायम है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा कि LIC, EPFO और बैंकों का पैसा इतना लगा ही नहीं है और उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सुरक्षित है। देश को हमारे एक्सपर्ट्स ने आश्वस्त किया है। और दूसरा, रघुराम राजन के स्टेटमेंट को या उनके कहने के मतलब कहते हैं ना कि बात नहीं बात कहने का तरीका टेढ़ा है। तो प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि 2% GDP है, उसको अलग अलग तरीके से किया गया होगा। तो वर्तमान GDP की स्थिति को लेकर भी उंगलियां उठती हैं कि GDP जितनी है वो तस्वीर दिखाई नहीं जाती। ये 2 सवाल हैं आलोक जी आपसे। आलोक भदौरिया जी, अनम्यूट करिए। हाँ, नहीं, मैं तो अनम्यूट। हाँ, बोलिए, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल भदौरिया जी ये है कि टोटल जो स्थितियां परिस्थितियां, तो मैंने आपको पहला सवाल बताया। दूसरा जो मेरा ये कहना है कि जीडीपी को लेकर हरदम विपक्ष और कई एक्सपर्ट अलग अलग राय रखते हैं कि जो जीडीपी है वास्तव में जो जमीनी स्थिति है उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया जाता है, और रघुराम राजन को भी लोग कोट कर रहे हैं। धन्यवाद दुर्गेश जी, सॉरी मैं आपके थोड़ा सा देर में जुड़ पाया। महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि रघुराज रामन ने क्या कहा। रघुराज रामन के शब्दों को समझने से पहले उनकी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। और ये भारत में ये पिछले एक दशक पहले ये बड़ा चर्चित शब्द था, हिंदू ग्रोथ रेट, जिसको रघुराज रामन ने ये कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत कहीं हिंदू ग्रोथ रेट में फंस जाए। ये जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे, और जब ये हिंदू ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे तो एक औसत माना जाता था कि जब वो 4% के आसपास की ग्रोथ रेट पे आ जाएगा। अगर ये 4% की ग्रोथ रेट पे आ जाता है तो एक इकोनॉमिस्ट थे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, रथिन रॉय, उन्होंने कहा था कि अगर भारत अपनी इंटरनल कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी अगर बनाता है तो आप ये मान करके चलिए कि हम बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट में चले जाएंगे और इससे छुटकारा पाने में हमको दशकों लग जाएंगे। आज तक अभी जिन देशों ने अपने ग्रोथ रेट को आगे तेजी के साथ बढ़ाया है, वो बड़ी सफलता हासिल करी है, उसकी मुख्य वजह उनकी ये थी कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी उन्होंने बनाई। भारत अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बना पाया। अगर आप लगातार देखें तो भारत का इंपोर्ट का बिल हमेशा ज्यादा है और एक्सपोर्ट का बिल कम हो रहा है। अभी पिछली बार जब एक बार 411 का जब वो हुआ, थोड़ा सा एक बार जब एक्सपोर्ट का बिल हुआ तो हम लोगों ने खूब सारे कसीदे काढ़े, लेकिन उसके बाद से हम ये बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है। सवाल है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है वो किस बात के लिए कम हो रहा है? आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, आपका इंपोर्ट भी कम हो रहा है। बहुत सारी चीजें आज की तारीख में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, तभी आप उसका एक्सपोर्ट का आप वो फायदा उठा पाएंगे। लेकिन भारत के साथ में दिक्कत जो सबसे बड़ी ये है कि भारत की जो इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्शनिज्म के शिकार है। इसको हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। ये 2 मोर्चों पर, एक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इन 2 चीजों के ऊपर भारत के प्रोडक्ट बहुत हावी नहीं हो पाते। जो दुनिया के देशों ने, जिन देशों ने तरक्की तेजी से हासिल की है,
उसके मुकाबले हम इन दो मोर्चों पे थोड़ा सा एक विफल हो जाते हैं। तीसरा मोर्चा जो एक आता है जहां पर विफलता आती है वो होता है कि सरकार की नीति कभी पता नहीं चलती है। वो कभी किन्हीं चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा देती है, कभी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो इसका एक एक निश्चित जो एक वो पैमाना होना चाहिए कि जो ग्रोथ के लिए जो एक एनवायरमेंट एक गवर्नमेंट को देना चाहिए। जी तो गवर्नमेंट क्या दे सकती है? गवर्नमेंट मुख्य तौर पर ये देगी कि एक आपको लॉजिस्टिक देगी। आपकी पीएलआई से नहीं होता, पीएलआई से बिल्कुल नहीं होता। अभी आप जैसे आपने सोलर पर पीएलआई दे दिया, पीएलआई का कौन फायदा उठा रहा है? अदानी, अंबानी, बड़े कॉर्पोरेट्स। आपको खड़ा करना पड़ेगा एमएसएमई। अब जैसे भारत में एक सोर्सिंग का था कि जो भी मल्टीनेशनल का ये कंपनी थी या जो भारत से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसमें यह था कि उनको एमएसएमई से प्रोक्योर करना था। वो एक क्लॉज था जिसमें 30% उनको प्रोक्योर करना था। भारत को चलाने वाला, भारत को जीवित रखने वाला वो है एमएसएमई। तो इन्होंने ये जो 30% का जो क्लॉज था, उस क्लॉज को इन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। ये मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बड़ा घातक था। ये नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा जो एक एक्सपोर्ट करने का जो एक जो लिमिट था, वो लिमिट भी इन्होंने बढ़ा दी। ये दो चीजें हैं, इससे हमको बहुत समझना चाहिए। तीसरा मेरे को एक बहुत मुझे आज तक नहीं समझ में आती है, एक हमारा जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान आरसीईपी से भारत आखिरी दौर में हट गया। 16 देशों का एक बड़ा संगठन था जिसमें सारे के सारे बड़े देश शामिल थे, और भारत उन सब देशों से अलग अलग एफटीए कर रहा है। अब आप सऊदी अरब से आपका पहला एफटीए हुआ, अब सऊदी अरब से करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से करने जा रहे हैं, ब्रिटेन से तैयारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन आप एफटीए में होगा क्या? अब यही तो होगा ना कि बहुत कम ड्यूटी का या बहुत मामूली ड्यूटी पे आपको सामान आपका आयात निर्यात होगा। यही तो होगा ना एफटीए में, और क्या होता है? आरसीईपी में भी तो यही होना था ना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो ये बताई नहीं जाती, भारत को अमेरिका ने जीएसपी से बाहर कर दिया था, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इससे बाहर कर दिया था। उसके बारे में आज तक बात क्यों नहीं होती? $5.3 बिलियन का आज से 4 साल पहले था। वो ट्रंप के दौर में ये बाहर हुआ था। ट्रंप से हम लोग गलबैया करते थे, नमस्ते ट्रंप करते थे, हाउडी मोदी करते थे, और अब की बार हम वो सरकार करते थे। और उसी सरकार ने हमको जीएसपी से बाहर कर दिया। उस समय जिस समय बाहर किया, उस समय $5.3 बिलियन का हमारा जो प्रेफरेंस था, जो वेटेज थी, वो हमको खत्म कर दी गई। हमारे उद्योगों के लिए खत्म हो गई, हमारे एमएसएमई के लिए खत्म हो गई, हमारे ठीक बात है आलोक जी। मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी देर पहले ब्रेक का इशारा हुआ। एक ब्रेक पर जाना होगा मुझे। उसके बाद बहुत सारे जो बिंदु आलोक जी ने उठाए हैं, मैं एक्सपर्ट से ब्रेक से वापस आ गए हैं। मंथन में कुछ ही वक्त अब बचा है, और मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि मैं चाहता हूं कि सारे एक्सपर्ट्स की राय आखिरी राउंड में एक बार फिर आ जाए। मैं सीधे वीरेंद्र सिंह रावत जो आर्थिक पत्रकार हैं उनके पास चलूँगा। रावत साहब, भदौरिया साहब ने बहुत सारे 3-4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। एमएसएमई को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि भाई इसको एक तरीके से पटरा कर दिया गया है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस की उन्होंने बात की, आरसीईपी की बात की, और हिंदू ग्रोथ रेट की बात प्रोफेसर त्यागी भदौरिया जी दोनों कह रहे हैं। देखिए, अगर उसको प्रिंसिपल्स पे ले तो उन्होंने सही कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो जियोपॉलिटिकल पूरा विश्व के जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, खासतौर से ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सी चीजें रीअलाइन हुई हैं। तो बहुत सारे जो नियम होते हैं या जो नॉर्म्स होते हैं इकोनॉमी पॉलिसी लाने के, वो सब इतने डायनेमिक सिचुएशन में चल रहा है कि किसी भी चीज पे तय कर पाना कि ये सही है गलत है बहुत इजी नहीं है, बहुत सरल नहीं है। महीने भर में 15 दिन में चीजें बदलती हैं, फिर आप देखते हैं कि उसका फॉल आउट दूसरा होता है। यूएस में अभी आपने देखा कि 4 बड़े बड़े बैंक डूब गए पूरे। क्रेडिट स्विस जो यूरोप का इतना बड़ा बैंक था, उसको बेल आउट करा है वहां की सरकार ने खुद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात सही है कि कई चीजों में एमएसपी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जो एक हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए चीजें कठिन भी हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे देश की हो, प्रदेश की सरकारें हैं, बाहर की सरकार, उनके लिए बहुत चीजें आसान नहीं है देख पाना कि अगले 15 दिन में, महीने भर में या 2 महीने में क्या किस तरीके का हालात होंगे, क्योंकि आउटकम बाद में आता है। बाद में आप एक हाइंडसाइड व्यू में देख के कहते हैं कि ये गलत हो गया, लेकिन वो बाद में पता लगता है। तो उसको देखते हुए कई चीजें हैं, जो एक डायनेमिक सिचुएशन जो चल रही है, सारी सरकारें उसको फेस कर रही हैं, भारत सरकार उससे इतर नहीं है। और जहां तक है जो अभी मुद्दा आप लेके चले हैं आज,
मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े जो हमारे फंड्स हैं, ईपीएफओ हो, एलआईसी हो, एसबीआई हो, इनके फंड मैनेजर्स जो है बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही रोबस्ट इनका रोड मैप होगा, और किसी भी जनता का पैसा डूबने का मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी संभावना है। खासतौर पर भारत की इकोनॉमी बहुत ही जो प्रोजेक्शंस हैं बहुत सॉलिड है, ना केवल एशिया में बल्कि ग्लोबल लैंडस्केप पे देखें तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। इवन चाइना से भी ज्यादा हमारे ग्रोथ रेट यानी कि प्रोजेक्शंस हैं। ठीक मुझे बात लगता है आने वाला समय कठिन है, लेकिन एज एन इंडियन और एज ए भारतीय अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फुटिंग पे हैं। ठीक बात है। आलोक जी, मैं फिर एक 10 सेकंड का आपसे रिएक्शन लूंगा इस पर। रावत साहब कह रहे हैं कि बहुत मतलब ठीक ठीक है, सब गुडी गुडी है, बहुत भारतीय होने के नाते हमको लगता है भावना भारतीय की अच्छी बात है, भावना, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रावत साहब कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये कहने के लिए भी बैठे हुए कि सब अच्छा ही रहे। ऐसा नहीं कि हमारा कोई खामखा उद्देश्य नहीं है कि बैठ के आलोचना करना है। नहीं, देखिए, एक ऐसा बात आलोचना करने की नहीं है, बात यह है कि जो तथ्य हैं वो सही हैं या सही नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करते हैं, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो 36 पॉइंट है, 36 पॉइंट में बाकायदा कंपनियों की डिटेल दी गई। मेरा मानना है, मैं तो ये भी कह लेता हूँ, चलिए अब हम राष्ट्रवादी हो जाते हैं, चलिए तमगा अपने को खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो सवाल ये है कि आलोक जी, सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, इसमें राष्ट्रवादी होने में कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। राष्ट्रवादी, देखिए, नेशन और जो राष्ट्र की जब बहस होती है ना, देश और जब राष्ट्र की बहस होती है, तो ये बड़ी बहस है। इस पर एक आप अलग टॉपिक रख लीजिएगा, एक दिन हम लोग इस पर जी कृपया कंप्लीट करिए, चूंकि वक्त बहुत कम है जी। इसको हटाइए आप। हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 36 पॉइंट है, 36 पॉइंट ऐसे है जिसमें बाकायदा कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, उस तरीके का एड्रेस दिया हुआ है कि जैसे के न्यूज में दुर्गेश जी बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, इनका ये एड्रेस है, यहाँ पे फोन नंबर है, यहाँ पे ये है, ये कंपनियां है। सवाल ये है, उसकी जांच कौन करेगा? जांच करेगा सेबी को करनी चाहिए थी, सेबी के ऊपर डिक्लेरेशन आते हैं, और किसको करनी चाहिए थी? डीआरआई को करनी चाहिए थी। तीसरा, दो मुख्य तौर पे है, ईडी को करनी चाहिए थी। मेरा तो मानना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सेबी की चीफ मालवी जी आए सामने, बोले सब ठीक है, हम सारी जांच कर लें। आजकल आईटी के दौर में किसी भी की जांच में मुश्किल कितनी, ये कौन सा पैसा कहां से आया? ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी। अब मैं महेश चंद्र के पास जाऊंगा। महेश जी, आलोक जी कह रहे हैं कि भाई जांच मांच तो हो जानी चाहिए, जो देश के सामने बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति, बहुत कंफर्ट पोजीशन में, एक्सपर्ट महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन जो आलोक जी सवाल उठा रहे हैं वो भी सवाल हैं, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। महेश जी, ये देखिए, सवाल नेगलेक्ट करने वाले हैं भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी विषय ये है कि जिस तरह से जो बात हो गई कि भाई फला कंपनी ये पैसा कहां से आया, जब तक इस बात का निर्णय ना हो जाए कि ये पैसा कहां से आया, तब तक सिर्फ ये सोच लेना कि बस सब कुछ डूबने वाला है और सब गड़बड़ होने वाली है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी उचित नहीं है। मेरा ये कहना है, ठीक है, जांच होनी बिल्कुल जायज चीज है, जांच होनी चाहिए, जैसा लोग साहब ने बोला, ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना भी चाहिए, लेकिन उसका उतना इंतजार तो करें, समझ में तो आए पूरी कहानी। और ऐसा नहीं है कि सरकार या जांच एजेंसियां वो चुपचाप बैठी हुई हैं, अपना अपना काम सब कर ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। बाकी जो शुरू में जो बात हुई थी, तो ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं है कि एक आम आदमी को डरना चाहिए इस वक्त। ठीक बात है, ठीक बात है, मुतमईन। अविनेश कुमार जी के पास जाऊंगा, बहुत संक्षिप्त में। आलोक जी ने एक अलग बात रखी, ज्यादातर पैनलिस्ट ये कह रहे हैं बहुत कंफर्ट स्थिति में है हम लोग। मैं आलोक जी के बात से सहमत हूं और ये कहना चाहता हूं, देखिए इकोनॉमी है और लोग हैं, उसमें हमें 3 प्रकार मिलेगा, एक पेसिमिस्ट, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक क्रिटिक्स। क्रिटिक्स होना कभी भी बुरी बात नहीं है, और क्रिटिकल होना, एनालिटिक होना जरूरी होता है। इस वक्त एक ऑप्टिमिज्म है, नेशनल ऑप्टिमिज्म है, जो कि ऑब्वियसली छाया हुआ है काफी, और वहीं पे बहुत चीजें छुप जाती हैं। तो आलोक जी से मैं सहमत हूं, बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है। कंजम्पशन की स्टोरी जो इन्होंने बताई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये आपका डिफरेंस कम हो रहा है और आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये डेटा मिस रेड हो रहा है, मिस रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, मिस रेड हो रहा है। हम पढ़ने में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। अगर आपके पास, आप बोल रहे हो कि नहीं हम अपने देश में सेल्फ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लाएंगे, तो वो ग्रोथ का नंबर्स नहीं दिख रहा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपकी डिफरेंस से छुप जा रही। कंजम्पशन हैवी है, हमारा देश ऐसा है कि बहुत कंज्यूम करता है, तो अगर हम कंज्यूम करके ही सोच रहे हैं कि हम ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे, तो वहां मैं उनकी पॉइंट से सहमत हूं। हम भी एक एक्सपर्ट होने के नाते समझते हैं कि इसी बेसिस पे ये देश नहीं भाग जाएगा।
ठीक बात है, ठीक बात है। अब वक्त ज्यादा नहीं है। प्रोफेसर त्यागी, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड में। हाँ, देखिए, दो बात मैं कहूंगा। एक तो ये है कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसका अनुमान न केवल भारतीय संस्थान लगा रहे हैं बल्कि विश्व बैंक और आईएमएफ और दूसरी रेटिंग एजेंसियां भी लगाती हैं, और उनके अनुमान भी जो भारतीय अनुमान है उनके आसपास ही होते हैं। तो ये संदेह करने की जरूरत नहीं कि अनुमानों को बढ़ा के बताया जा रहा है। हाँ, जो संस्थाएं अनुमान लगा रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण है, खासतौर से जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि मंदी आ सकती, तो स्लो डाउन आएगा ग्लोबल ग्रोथ में। अविनेश जी ने कहा ना कि हम खुश हो जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं, भेज कुछ नहीं, लेकिन खुश हुए जा रहे हैं। इस पर आपका फाइनल कमेंट। मैं खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम जी। खुशफहमी में न रहे, चुनौतियां हैं, उसका सामना करने की हमें रणनीति बनानी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्यागी, अविनेश कुमार जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, महेश चंद जी और वीरेंद्र सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारा खास कार्यक्रम मंथन देखते हैं और हमारे चैनल के न्यूज़ को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।